हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रेम्बल का पार्ट नंबर थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स के ऊपर पढ़ लिए हैं और आज हम इसको होपफुली इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ की क्लास मिलेगी। जो एमसीक्यूज़ भी बच्चा देख के चला जाएगा तो भी इसका प्रेम्बल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाएंगे वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एक एक एमसीक्यू से भी आपके चार चार ऑप्शन को डिस्कस करके उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देंगे। अगर आप 20 एमसीक्यूज करोगे इसका मतलब आपने 80 एमसीक्यूज की तैयारी कर ली, क्योंकि चारों ऑप्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे आपको। तो एक तरीके से कैसे एमसीक्यूज पढ़ने होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। इस बार आपको पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हर चैप्टर का हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग एक दो इसके केस के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी में अगर आपने केस नहीं पढ़े तो पॉलिटी पूरी समझ नहीं आएगी। केस का मतलब होता है कि जब भी कोई, देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको जो लिखा है पूरा कंप्लीट कौन करता है। जब अलग अलग केस आते हैं उस पर नए नए जजमेंट आते हैं, फिर कोई चीज़ों को आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो जज बेंच बैठता है जजों का, वो एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसमें कैसी पनिशमेंट होगी, इसमें क्या होगा। धीरे धीरे बहुत सारे केस आते चले गए और चीज़ें एक्सप्लेन होती चली गई। सो प्रियम्बल में हम लोगों ने इसके एक दो केस पढ़ना है कि प्रियम्बल क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या इसका इन्फोर्सेबल इम्पैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही पढ़ेंगे हम लोग केस के साथ साथ। हम लास्ट में इसके तो दो तीन जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो इसके ऊपर कुछ बोले गए स्टेटमेंट किसके द्वारा बोले गए, वो हम पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, इसलिए मैंने ये पहले ही यहाँ पे स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी है। और इसके नोट्स आज में भी, आज जो क्लासेस पॉलिटी की हुई सारे की सारे आपको ऐप में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ऐप में मिल जाएंगे। चलिए, तो प्रियम्बल की क्लास नंबर थर्ड है ये, और ओवरऑल क्लास नंबर आई थिंक 6 की 7th है, देख लेना आप प्लेलिस्ट में। चलिए, सबसे पहले बोला कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, इज नॉट द सुप्रीम पावर ऑफ सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। जो प्रियम्बल है बेसिकली ये एक सुप्रीम पावर नहीं है, मतलब सब कुछ प्रियम्बल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रियम्बल क्या है। आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज़ पूछे प्रियम्बल क्या है, तो आपको एक छोटा सा आंसर करना है। वो क्या होगा कि सर प्रियम्बल एक हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी बुक है। अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है कि इसका मतलब क्या है, इसकी पावरें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कुछ नेचर कैसा है, ये सब कुछ कौन बताएगा, प्रियम्बल बताएगा। तो बस यही था कि बनाने से पहले प्रियम्बल को डिज़ाइन किया गया कि हमारे क्या क्या किसको दे के हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। चलिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक केस आया था 1995 केस था एक। इससे पहले चलिए ये वाला बताता हूँ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। चलिए, सबसे पहला जो केस आया था, सबसे पहला केस आया था वेरोवरी केस। ठीक है, वेरोवरी केस में क्या हुआ था, ये जजमेंट दी गई थी प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर। मतलब प्रियम्बल एक तरह की क्या है, चाबी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी है उसका माइंड ओपन करने के लिए कि आपको किस किस पे काम करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट कैनॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में ये बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना, याद कर लेना। मैंने पहले ही बोला था कि जो आपका प्रियम्बल है वो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं देन यू कैन गो टू द कोर्ट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जब स्टार्ट किया था तब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया था, लेकिन उसके बाद जो पहला केस आया था उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो एक केस आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो बेरोवरी केस आया था उस केस में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था कि नहीं था। तो उस जजमेंट में क्या था, प्रियम्बल का पार्ट, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो एनफोर्सेबल का मतलब आप समझ चुके हो। नो, आफ्टर दैट एक और केस आया, दैट इज केशव नंदा भारती केस। तो ये बहुत बड़ा केस था, और अगर आपने पॉलिटी में ये वाला केस नहीं पढ़ा, देखो केस का मतलब होता है कि जब कोई
चाइल्ड कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात है, उसके बेस पे अगर वो हर्ट होता है और वो केस कर देगा कि ये इस आर्टिकल का उल्लंघन है, इसके तहत मेरे साथ गलत हुआ है, तो बाद में अलग अलग सुनवाई होती है, अलग अलग जज बैठते हैं, बेंच बैठती है जजों की, फिर बाद में फिर से कुछ ना कुछ नया डिसीजन आता है उसके ऊपर कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा। मतलब कि ये हमारी जो पॉलिटी है वो बेसिकली जब भी कोई कमी लगती है, जब भी कोई केस ऐसा आता है, तो उस केस में फिर जब कोई कमी लगती है तो उसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए, तो उस टाइम ये आपको याद रखना है, केशव नंदा भारती केस आया था। इस केस में क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस, तो 13 जज की एक बेंच बैठी थी, 13 जज बैठे थे उसमें। तो उसमें क्या हुआ था, एक पेटिशन फाइल की गई थी, उसके रिलेटेड इन लोगों ने डिसीजन दिया था। अभी तक की ये सबसे बड़ी बेंच थी, केशव नंदा भारती केस। ये आपका आगे भी आपको पढ़ने में आएगा, जब राइट टू इक्वलिटी वगैरह आगे पढ़ोगे उसमें भी ये केशव नंदा भारती केस काम करता है। तो ये बहुत बड़ा केस था, ये आपको पता होना चाहिए केशव नंदा भारती केस के बाद। तो क्या जजमेंट दिया गया, जजमेंट ये दिया गया, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती केस के बाद क्या बोला गया कि प्रियम्बल किसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बस आपको दो केस याद रखने हैं, दोनों के रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही याद रखना है कि जो वेरोवरी केस आया था उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल इसका पार्ट नहीं था, लेकिन एनफोर्सेबल नहीं थे। इसमें भी ये बोला गया था जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, सॉरी पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद एनफोर्सेबल नहीं है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किसके तहत बोला गया, केशव नंदा भारती केस। तो आई होप कि ये दोनों केस आपको समझ आ गए होंगे। देखो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे केसेस हमें नहीं पढ़ने हैं, बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द केसेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप कि ये आप दो केसेस समझ गए होंगे। जी मैंने पहले ही बोल दिया था। देखो बाद में जो केशव नंदा केस की बात कर रहा था, इसमें ये बोला गया कि ये क्या है, द प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर ऑफ सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। ये कोई सुप्रीम पावर नहीं है, बाकी जो वगैरह वगैरह लिखा है ये आप पढ़ लेना। मेन पॉइंट वही था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अकॉर्डिंग टू केशव नंदा भारती केस। तो एक 1995 में, ठीक है, 1995 में ये केस आया था यूनियन गवर्नमेंट और LIC के बीच में। ठीक है, इस केस में भी क्या बोला गया, देखो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और प्रेम्बर में ये लिखा गया ये नहीं होना चाहिए, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, आपको इसके बिहाफ पे जस्टिस नहीं मिलेगा। आगे भी देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, वही कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। दो केस मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, 2 के 3 केस हमने पढ़ लिए, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेंडमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट स्टार्टिंग क्लास में मैंने बता दिया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 1976 उस टाइम इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री हमारे देश की। केशव नंदा भारती केस जब जजमेंट आया था तो उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये मैं आपको बता दिया। बोले कि एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो आंसर होगा यस। लेकिन अभी तक कितनी बार अमेंड किया जा चुका है ये आपको याद रखना है। स्टिल एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी कौन सा है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तब प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला था उस केस में, बोला गया बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये बेसिक की बात करता है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डेफिनेशन नहीं दी गई,
ये मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको टाइम टू टाइम केस आता है, फिर उसको डिफाइन किया जाता है कि इस केस में ऐसा होगा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। उनके जो जजेस बेंचेस बैठती हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए इसकी लिमिट। मतलब आर्टिकल 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किसके तहत की जाती है? आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में प्रोविजन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि प्रियम्बल आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो डैट इसको भी अमेंड किया जा सकता है। और क्वेश्चन पूछे अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ, देन आंसर विल बी अभी तक एक बार अमेंड हुआ था, वो भी कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुई थी 1976 में, ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए, एज ऑफ नो द प्रियम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। ये मैंने आपको बता भी दिया कि अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है। इस अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें चेंजेस की गई। चेंजेस क्या मतलब? कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सोशलिस्ट और सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐसे थे जो आपके बाद में ऐड किए गए। ये 3 वर्ड ऐसे थे जो बाद में ऐड किए गए। और सनेटी क्या बनी थी? सबसे पहले सोवरेन होनी चाहिए, फिर उसके बाद सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। ये सनेटी आपको याद रखनी है। और ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, डबल एस है जो बीच वाला, ये बाद में ऐड किया गया तब 1976। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1975 से पहले पहले इसमें कौन से वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे? तो ये आपको याद रखना, ये 3 वर्ड हैं जो बाद में ऐड किए गए। ठीक है, कब किए गए? 76 अमेंडमेंट, जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, देखो, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। ये मैंने बता भी दिया कि आपका सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में इसको रखा गया। देखो, सनेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल एक छोटी सी, देखो आप, एक पैराग्राफ तो है छोटा सा, और उसी में से क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे क्वेश्चन बनाएगा? उसकी सनेटी से लेके हर एक चीज़ तक एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको प्रियम्बल में 3 क्लास लिए आपको समझाने के लिए। और मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाओ, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं सेकुलर, सोवरेन, ये सोशलिस्ट, ये वर्ड बच्चों को समझ नहीं आते हैं। जब मैं पहले पॉलिटी पढ़ता था मुझे खुद भी ये वर्ड समझ नहीं आते थे। जब तक अच्छी जगह से 2-3 जगह से नहीं पढ़ा, अच्छी अच्छी बुकें नहीं पढ़े, तब तक ये समझ नहीं आती चीज़ें। ठीक है, और आप जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, उसमें हर एक चीज़ डिफाइन नहीं की गई है। वो एक गाइड बुक है गाइस, उसमें सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट मिलेंगे। उसको अगर एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और भी कुछ अच्छे टीचरों के नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पॉलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और पॉलिटी साथ साथ आपको पढ़ने को भी मिले, समझ भी आए। ठीक है, उसके बाद और चेंजेस छोटी सी की थी, क्या? यूनिटी ऑफ नेशंस वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बस एक इतनी सी लाइन चेंज की, जो यूनिटी ऑफ नेशन था उसको चेंज करके क्या लिख दिया गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि इंटीग्रिटी वर्ड एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो ये छोटा सा 42nd अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जब 1976 हुआ था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था देश का? तो आपको याद रखना इंदिरा गांधी थी। ठीक है, केशव केस के बाद ये चीज़ मान ली गई थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन बी अमेंड, तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है। अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुई? एक ही बार अमेंडमेंट हुई प्रियम्बल के अंदर, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 में। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। एंड नो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट दी गई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ गाइस। एक तो ये हो गया आपका, चलिए सबसे पहले क्या हुआ? द प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये जो क्वेश्चन है, जो आगे आ रहा है क्वेश्चन, देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इट हैज़ बीन आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय के.एम. मुंशी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने बोला था। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ऑरोस्कोप ऑफ, ठीक है, ऑरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा की गई? तो ये दी गई थी के.एम. मुंशी के द्वारा। गाइस बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? किसने बोला कि प्रियम्बल एक साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? ये बोला था बाय ठाकुरदास
भार्गव ने। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक बात और बोली गई, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूं। आइडेंटिटी कार्ड भी बोला गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने बोला? ये बोला आपके एन.ए. पालकीवाला ने। ठीक है। बाकी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, राइट टू रेमेडीज जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको भी बोला गया है। किसने बोला? वो बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन वो जब बी आर अम्बेडकर का नाम देगा तभी आपको वो आंसर लगाना है। अदरवाइज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया? प्रियम्बल को बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा बोला गया। आई होप कि ये तीनों स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ याद रखने वाले पॉइंट क्या क्या थे। सबसे पहले इनके ये ऑरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? प्रियम्बल को के.एम. मुंशी ने बोला। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? आपका ठाकुरदास भार्गव ने बोला। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला प्रियम्बल को? एन.ए. पालकीवाला ने बोला। तो ये तीनों आपको स्टेटमेंट याद रखने इंपॉर्टेंट है। ये तीनों स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको जो भी प्रियम्बल में पढ़ाया वो एज इट इज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इसके एमसीक्यूज आपको आज नहीं तो कल सुबह आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय में मिल जाएंगे। ठीक है। बीएमसी क्लासेस विद अजय में मिल जाएंगे। और उसका पीडीएफ तो आपको वैसे भी ऐप में, जो बच्चे ऐप में बैच में इंक्लूड हैं उन सबको मिल जाएगा। ठीक है। बैच कैसे ज्वाइन करना है ये आप सतीश सर को पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी आई होप कि आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की, कि 2 केस बताए मैंने आपको, पहले वाला केस और दूसरा अभी तक सबसे बड़ी बेंच है ये 13 जज की, और इसका जो फैसला हुआ था। ठीक है। आगे ये केशव नंदा भारती केस आगे भी आप पढ़ोगे, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे ना तब आपको ये पूरी बात समझ जाएगी। तब मैं आपको समझाऊंगा कि केस क्या हुआ था, कैसे कैसे केस डाला गया था और कैसे बाद में डिसीजन आया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रियम्बल, केशव नंदा केस के बाद प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था और उसको एनफोर्सेबल नहीं है, ये बात तो क्लियर थी, एनफोर्सेबल नहीं है यहाँ पे। फिर एक केस 1955 में यूनियन गवर्नमेंट की और एलआईसी के बीच में आया, जिस केस में ये, उसमें भी ये बोला गया कि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन ये डायरेक्टली चैलेंजेबल नहीं है, आप इसको इन्फोर्सेबल नहीं मान सकते, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। फिर हमने अमेंडमेंट पढ़े, अमेंडमेंट एक ही हुआ अभी तक और वो भी 68 आर्टिकल के तहत ही अमेंडमेंट होता है, और अगर ये पार्ट है तो डेफिनेटली इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट की गई है। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।